नया रास्ता पाठ 12। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी होने में सिर्फ 1 महीना ही तो रह गया था, इसीलिए जेवर, कपड़ा सब कुछ अभी ही बनवाना था। कितने कार्ड छपवाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। शादी की तैयारियां किस प्रकार चल रही थी, ये प्रश्न पूछा जाता है तो दिस इज द आंसर। सभी बातें निश्चित की जा रही थी, तय की जा रही थी। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य में सलाह ले रहे थे कि कैसे करनी है, क्या तैयारी करनी है। ही वॉज टेकिंग फुल एडवाइस फ्रॉम हिज वाइफ। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, यह बताओ शादी के बाद प्रतिभोज करना है कि नहीं। प्रतिभोज यानी कि रिसेप्शन। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है, पहले ही मड़े पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। मड़ा यानी कि मंडप लगाते हैं ना शादी का घर के सामने, तो उसी पर बुलाकर सबको खाना पीना खिलाया जाता है। परंतु तुम यह सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रतिभोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। अभी माँ को लग रहा था कि सरिता बड़े घर की लड़की है, सच में तो बड़े बड़े लोग आएंगे, अगर हमने रिसेप्शन नहीं दिया तो कैसे लगेगा। माँ और पिताजी दोनों को यही लग रहा था। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित से भी सलाह कर लें, वह क्या चाहता है। उनकी पत्नी ने कहा, अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर लें, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। अभी अमित से जब भी पूछते कि भाई क्या क्या कैसे कैसे देने, तो लड़का खुद की शादी के लिए एक्साइटेड ना हो, पर नहीं, यहाँ पे अमित बिल्कुल भी अपनी शादी के लिए एक्साइटेड नहीं था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपने शादी के विषय में अमित रुचि क्यों नहीं दिखा रहा था। क्योंकि अमित को सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अमित सरिता से शादी ही नहीं करना चाहता था। अपने माता पिता की ज़बरदस्ती के कारण उसका सरिता से रिश्ता जोड़ दिया गया था, वरना उसके मन में तो मीनू का भोला चेहरा ही बसा हुआ था। तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी। पर यह तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। जेवर कपड़ा यानी कि ज्वेलरी क्या क्या खरीदनी है, क्या क्या बनवाना है, उसके लिए गहने कैसे बनवाने हैं, क्या क्या खरीदना है, साड़ियाँ कितनी खरीदनी है, ये सब। देखो अमित की माँ, मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा देंगे, 2 सेट्स ऑफ गोल्ड और सोने के कंगन। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा। उनको लगा बस इतना सा ही, इसलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है, इकलौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारी इकलौती बहू है, उसके लिए हम इतना ही ज्वेलरी बनवाएंगे तो बहुत कम लगेगा। हमारे समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था, 1-1 kg। तभी मायाराम जी गुस्से में बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता भी है कितने रुपयों के आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपयों के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई आजकल, बताओ, पैसे की कोई कीमत तो रही नहीं। अभी मायाराम जी पूछ रहे हैं भाई कितना सोना बनवाना है, तो पहले मायाराम जी बोले कि 2 सेट और 4 कंगन, लेकिन पत्नी को समाज के दिखावे के लिए खर्चा करना है। उनको लग रहा है कि सरिता जैसी बड़े घर की लड़की आएगी, इतने कम ज्वेलरी उसके लिए बनवाएंगे तो कैसा लगेगा। तो उनको लगता है कि 1 किलो के सोना के जेवर चढ़ाए, 1 kg गोल्ड ज्वेलरी शुड बी बॉट। तो पिताजी को लगता है बाप रे, इतना 1 किलो सोना मतलब 2.5-3 लाख रुपए। उस जमाने में 2.5-3 लाख बड़ी कीमत मानी जाती थी। कुछ देर सोचने के बाद माँ बोली, अच्छा तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी, मेरे पास भी कुछ गोल्ड है, मैं उसमें से दे दूंगी। उससे सरिता के लिए नए फैशन के जेवर बनवा देना, उसमें से यू बाय न्यू फैशन की ज्वेलरी बनवा दो डिजाइन के। तुम अपना सोना दोगे चढ़ाने के लिए? नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना।
मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवतरण ये पूछा जाता है, अपने बुढ़ापे के लिए रखो सोना, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका जो अर्थ है, मायाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह सोना हमें अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहिए। अगर बहू और बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं देंगे, सहारा नहीं बनेंगे, तो हम इसी सोने के सहारे अपना बुढ़ापा गुजार सकते हैं। सच में अगर हमारे पास अपना धन दौलत होता है तो बच्चे उस लालच में माता पिता की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं रखा अपने पास तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसा होगा। और अगर हमारे पास सोना है तो इसे बेचकर हम अपने जीवन का गुजारा कर सकते हैं, अगर बेटे और बहू ने हमारा ख्याल नहीं रखा तो। मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवरों का, बुढ़ापे में कोई जेवर पहनकर थोड़ी ना सजूंगी। वो बोल रही है, ओल्ड एज में मुझे क्यों चाहिए ज्वेलरी एंड ऑल, लेट हर एंजॉय, वैसे भी सब बहू बेटे के ही तो काम आएगा। तुम बड़ी ना समझो अमित की माँ, बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो होता ही है। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा, देखना वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अभी माँ को लगता है कि नहीं मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो तो मेरी अच्छी खासी देखभाल करेगा, चाहे हम बूढ़े हो जाएं तो भी वो हमारा सहारा ज़रूर बनेगा। तुम अपने बेटे के बारे में तो जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा। अभी मायाराम जी उसे समझाना चाहते हैं, अरे अपना बेटा तो अपना है, लेकिन बहू जो है, आने वाली लड़की जो है, हमें नहीं पता उसका स्वभाव कैसा है, वो हमारी सेवा करेगी या नहीं। और फिर जब बहू आ जाती है तो बेटे की भी नहीं चलती है। ऐसा मायाराम जी अपनी पत्नी को समझाना चाहते हैं। मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ कुछ आई। वह बोली, हाँ यह बात तो सही है, ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ा ज़्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक कटेगी। मतलब समाज के दिखावे के लिए वो पैसा खर्चा करना चाहती, दिखावा करना चाहती है कि भाई हम भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि सरिता खुद भी बड़े घर की है, पैसे वाले घर की है। नाक किस बात में कटेगी, जितना पैसा अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। यहाँ पे मायाराम जी बड़े समझदार इंसान है, वे समाज के दिखावे के लिए पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, वो अपनी हैसियत के अनुसार ही अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारी जितनी हैसियत है उतने ही पैर पसारने चाहिए, चादर के बाहर पैर पसारना गलत होगा, यानी कि हमारी हैसियत से अगर हम ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो हमें ही आगे चलकर मुसीबत होगी। ठीक है, अच्छा यह बताओ कि साड़ियाँ कितनी खरीदनी है। 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू को। बस 11 साड़ियाँ ही, कम से कम 21 साड़ियाँ तो चढ़ानी चाहिए, तुम अपनी बदनामी कराओगे। क्यों, इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, 5 लाख में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले, अभी वे थोड़े गुस्से में होकर बोले, वे चाहे कुछ भी दें, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, नहीं हमने उनसे कुछ मांगा है, उन्होंने स्वयं ही इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है। और जहाँ तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी बेटी छोटी बहन मधु कमरे में आ गए। उन्हें लगा न जाने किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की मां उठकर बाहर चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बैठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। अमित तो मधु का इकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए वो बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी, इनवाइट करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतज़ार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया, उनका वेलकम किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज़ सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब शादी में सिर्फ 1 महीना ही रह गया है, मैंने सोचा कुछ देन लेन के बारे में बात कर आऊं।
उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा कैसे खर्च करना चाहते हैं। जैसे आप उचित समझे वैसे ही खर्च करें। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा है और सामान भी है। धनीमल जी ने बड़े अंदाज में कहा, भाई साहब यह बात तो आपकी सही है, पर मैं यह सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट मैं सरिता के नाम कर दूं। अब धनीमल जी असली बात पर आते हैं। फ्लैट का नाम सुनकर दयाराम जी चौंके। बोले, फ्लैट? फ्लैट क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। अब धनीमल जी यहाँ पर असली बात करने आए हैं। वे अपनी बेटी के नाम 3 लाख का फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जिसमें अमित और सरिता अपनी गृहस्थी अलग बसाएं। वे चाहते थे कि शादी के बाद अमित और सरिता उस फ्लैट में जाकर रहें, उनके माता पिता के साथ ना रहें। ये भी एक धनीमल जी की चाल थी। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध सा आ गया। वे गुस्से में बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पालकर बड़ा किया है? अभी पिताजी को लग रहा है कि धनीमल जी की चाल सामने आ रही है कि वे मेरे बेटे को मुझसे, अपने परिवार से अलग करना चाहते हैं, इसलिए फ्लैट खरीद कर दे रहे हैं। आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। अभी धनीमल जी बड़ा सयानापन करके बता रहे हैं कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को शादी में फ्लैट दिया है, अभी सरिता भी एक बची हुई है, उसको भी दे दूं। जब शादी के बाद बच्चे अलग रहते हैं तो उन्हें गृहस्थी बसाने में, सामंजस्य बिठाने में आसानी होती है, एडजस्टमेंट करने में आसानी होती है। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुभी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुभी। इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए। जब धनीमल जी फ्लैट देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सरिता और अमित के नाम सरिता के नाम एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं ताकि शादी के बाद वे गृहस्थी वहां बसाए, तब मायाराम जी समझ गए कि धनीमल जी उनके बेटे अमित को उनसे अभी से ही दूर करना चाहते हैं। इसलिए ये बात उनके दिल में जा चुभी। उन्हें यह आभास होने लगा, उन्हें यह पता चलने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग कर देंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आप तो जानते ही हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। अब धनीमल जी देखो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सरिता ने कभी काम ही नहीं किया है, उसने घर में नौकर चाकर हैं, तो आसान होगा अगर वो अकेले रह जाकर शादी के बाद। अभी मायाराम जी बोल रहे हैं, पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना पड़ता है। हाँ, सो तो है, परंतु सरिता सबसे छोटी होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बली है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे, थोड़े गुस्से से, और बोले, कम लाड प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब, आप ये रुपए किस तरह से खर्च कराना चाहते हैं? रुपए? ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके। लगता है भाई साहब आप मेरी बात से नाराज हो गए। मैंने किसी बुरे विचार से कोई बात नहीं कही। ठीक है, इस समय तो मैं चलता हूँ, आप विचार कर लीजिए कि इतना रुपया किस तरह से खर्च करना है। मैं कल आकर आपसे पूछ लूँगा, पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे 3 लाख का एक फ्लैट तो देना ही है। बाकी 2 लाख आप कैसे खर्च कराना है यह आप सोच लें। अब धनीमल जी की चाल देखिए, वे तो मन में ठान कर ही आए थे कि सरिता के नाम एक फ्लैट खरीदेंगे और सरिता शादी के बाद अलग रहेगी ही रहेगी। तो ये बात जैसे कि वो बोल के ही जा रहे हैं मायाराम जी को। अब मायाराम जी को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा अभी से ही कि धनीमल जी की ये चाल है, वे अभी से ही हमारे बेटे को हमसे दूर करना चाहते हैं। यह कहकर धनीमल जी सोफे से उठकर खड़े हुए और अपनी कार की ओर चल दिए। धनीमल जी की बातों से मायाराम जी के मस्तिष्क में, उनके दिमाग पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनका सिर चकरा गया। इस समय वे ऐसे दो राहे पर खड़े थे
कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर चला जाए। अभी उन्हें लग रहा था कि सच में शादी की जाए या नहीं। ये तो अभी से ही अपने रंग रूप दिखा रहे हैं धनीमल जी। शादी के बाद न जाने क्या क्या होगा। दहेज के लालच में पता नहीं हमारे सर पर ये क्या क्या बातें, हमसे क्या क्या बातें मनवाएंगी। मायाराम जी की पत्नी उन्हें परेशान देखकर समझ गई कि धनीमल जी ने कोई ऐसी बात कह गए हैं जिसके कारण उनके पति इतने परेशानी में पड़ गए हैं। धनीमल जी की कही एक एक बात मायाराम जी के मस्तिष्क में घूमने लगी। तभी उनकी पत्नी उनके पास आकर बैठ गई और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। उन्होंने उदास स्वर में बताया, धनीमल जी 3 लाख का एक फ्लैट अपनी बेटी को देना चाहते हैं और कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई। वो भी चिढ़ गई और गुस्से में बोली, यह सब बात करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? क्या वह हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहते हैं? उनके स्वयं कोई बेटा नहीं है तो वह क्या जाने कि बेटे से अलग होने का दुख क्या होता है। अपने माता पिता को उत्तेजित स्वर में बोलते सुनकर अमित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित को देखकर मायाराम जी ने कहा, बेटे अमित, सुना तुमने? धनीमल जी अपनी बेटी के नाम एक फ्लैट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे अलग रहकर ही गृहस्थी बसाना चाहते हैं। आपने क्या जवाब दिया उनकी बात का? अमित ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जवाब? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को उनकी व उनकी बेटी के हाथों बेच दूं। अब मायाराम जी को असली बात समझ में आ गई थी। वो अमित को बता रहे थे कि वो धनीमल जी क्या क्या बोल रहे हैं। यह कहते कहते मायाराम जी कुछ अधिक उत्तेजित हो गए। वो और गुस्से हो गए। बेटा अमित, अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह कहकर दयाराम जी कमरे से बाहर चले गए। अब मायाराम जी अच्छी तरह से समझ गए थे कि धनीमल जी दहेज देकर उनके बेटे को और उनके परिवार वालों को खरीदना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी हालत में वे दहेज लेना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने निर्णय अपने बेटे अब मायाराम जी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि धनीमल जी चाल चल रहे हैं, अभी से ही उनके बेटे को उनसे दूर करना चाहते हैं। इसलिए मायाराम जी ने अमित के हाथों में ये निर्णय दे दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करो, कि चाहे तुम सरिता से शादी करो या ना करो। सरिता से शादी करके करोगे तो तुम्हें हमसे अलग रहना पड़ेगा। अब मायाराम जी को सब चालें समझ में आ गई थी। अमित के हृदय में तूफान उठ रहा था, एक ऐसा तूफान जिसकी कोई ऊंचाई उसे नजर नहीं आ रही थी। अब अमित भी यह सोचने लगा कि सच में अगर वो सरिता से शादी कर देगा तो दहेज के कारण न जाने उसके ससुराल वाले उसे किस किस तरह से नचाएंगे, पैसों की लालच दिखाकर न जाने उसे क्या क्या काम करवाएंगे। तो अब उसे समझ में आ रहा था और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह शादी के लिए किस तरह से मना करे। इसलिए उसके मन में भी वैसे भी वह सरिता से शादी तो करना ही नहीं चाहता था और अब उसे ये अच्छा मौका था साफ साफ मना कर देने का। वह बालकनी में इधर से उधर घूमता रहा। उसके हृदय में अनेक विचार घुमड़ने लगे थे, बहुत सारे विचार आने जाने लगे थे। आज उसे अधिकार था स्वयं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। आज उसे आज़ादी थी अपना निर्णय खुद लेने की। इतना बड़ा फैसला आज उसे स्वयं करना था। अब जब पिताजी ने बोल ही दिया तो वो भी विचार करने लगा कि सच में उसे सरिता से शादी करनी चाहिए कि नहीं। और वैसे भी तो वो चाहता ही नहीं था कि सरिता से शादी करे। तो आज इतना बड़ा फैसला उसे खुद लेना था कि वह शादी करे या ना करे। तो इस बात से हमें पता चलता है कि धनीमल जी किस तरह से चाल चल रहे थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर में, मायाराम जी तथा उनकी पत्नी के विचारों में क्या भिन्नता थी। मायाराम जी बड़े ही समझदार और परिपक्व इंसान थे। वे समाज के दिखावे के लिए फिजूल खर्ची नहीं करना चाहते थे। वहीं पर उनकी पत्नी समाज में अपनी प्रतिष्ठा के झूठे दिखावे के लिए फिजूल खर्ची करना चाहती थी। वह नासमझ है, वह लालची है। इसीलिए शादी में भी वह अपनी हैसियत से बढ़कर सरिता के लिए सोना साड़ियाँ खरीदना चाहती है ताकि बड़े घर की लड़की की बराबरी कर सके और समाज में दिखावा कर सके कि हम भी बड़े घर के हैं। समाज का दिखावा उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन वहीं पर मायाराम जी परिपक्व हैं, समझदार है, पर पत्नी नासमझ है, दहेज की लालची इंसान है। धन और संबंधों में क्या बड़ा है और क्यों?
इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। धन तो हाथों की मैल है कभी नहीं है, पर धन की अपेक्षा संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संबंध हमें एकजुट होकर रखते हैं, उनसे आपसी प्रेम, स्नेह, संवेदनशीलता की भावना बढ़ती है। अगर हमारे संबंध आपस में मजबूत हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें संबंधों से सहारा मिलता है, हम टूटते नहीं हैं। मुसीबत के समय संबंध काम आते हैं, भावनाएं काम आती है, ना कि धन। हाँ, धन भी ज़रूरत पड़ने पर काम आता है, लेकिन संबंधों से ज़्यादा धन का महत्व नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में है। इससे आप क्या समझते हैं? जब मायाराम जी को समझ में आ गया कि धनीमल जी उनके बेटे को खरीदना चाहते हैं और सरिता और उनके नाम एक फ्लैट देना चाहते हैं, तब उन्होंने शादी का फैसला अमित के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि यह अमित के ज़िंदगी का सवाल था। आखिर उन्हें समझ में आ गया था कि अमित का भी अपना कुछ फैसला होना चाहिए, अमित का भी अपना कोई निर्णय होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में अमित से कह दिया कि तुम शादी करके अलग रहो, या तो शादी करो या तो ना करो। अब डिसीजन तुम्हारा है, अब निर्णय तुम्हारा है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमित के हृदय में तूफान क्यों उठ रहा था। अब शादी में 1 महीना ही रह गया था। अब जब शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी धनीमल जी ने ऐसी फ्लैट देने की बात कही और मायाराम जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने निर्णय अमित के हाथ में सौंप दिया। तब अमित के हृदय में भी तूफान उठ रहा था कि वो सच में शादी कर एक ऐसी लड़की से शादी करे जो समझदार भी नहीं है, और सरिता से तो वह वैसे भी शादी नहीं करना चाहता था। तो अब उसके हृदय में तूफान उठ रहा था कि वो शादी करे या ना करे। उस समय वह क्या सोच रहा था, उसने अपने विचार किस प्रकार बदले। उस समय वह सोच रहा था शादी करे या ना करे, लेकिन वैसे भी उसके मन में मीनू का भोला चेहरा बस गया था। वो सरिता से शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए उसने भी शादी से इनकार कर दिया।